हाय गाइस, देखो लास्ट वीडियो जो ख़त्म हुआ था ना, वहाँ पे हम ख़त्म हो गए थे उस पॉइंट पे। क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए थे हम म्यू और साइन के बीच का, क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन का। तो हम कल उस दिन कल कौन सा, हम कुछ इस तरह का एक्सप्रेशंस को यहाँ पे शो करके दिखा रहे थे कि इसका क्या रिलेशन है तुमको जाके, क्या कहते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए थे। हम क्या सोचे थे, हम सबसे पहले क्या किए थे एक एग्जाम्पल में कि हम चलो निकालेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में। ठीक है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या किए थे, एयर में हम क्या किए थे, साइन आई बाई साइन आर वाला फार्मूला लगाए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। ठीक है, पहले जैसे हम कल देखो, कल हम क्या कहे थे, कल जो एक लास्ट कल का वीडियो के एंड में जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था वो था रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो उसमें है ना ये इस तरह का कुछ रिलेशन बैठ रहा था शुरू में। ठीक है, कि भैया हमको क्या है, हमको बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा एयर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जिससे कि फिर हम तुमको जाके क्रिटिकल एंगल निकाल पाएंगे जो साइन आई है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग पास एन नंबर ऑफ फार्मूलाज है, मतलब एन नंबर तो बहुत ज़्यादा नहीं, दो तीन फार्मूलाज है। जैसे कि एक ये वाला है, जैसे कि हम लोग देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट म्यू। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट होता है म्यू। ठीक है, जिसमें कि ये है स्नेल्स लॉ, अपना सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है स्नेल्स लॉ। तो वही चीज़ था कि देखो साइन आई बाई साइन आर लिए थे, तो उसमें गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें एक मीडियम था एयर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ग्लास था दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो हम क्या किए थे यहाँ पे निकालने के लिए, क्या किए थे, हम लोग को साइन आई सी निकालना था, मीन्स साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, और साइन आर दिया हुआ था साइन 90 के बराबर। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यहाँ पे रखते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपना कितना था क्रिटिकल एंगल वाले केस में भैया, था अपना 90 डिग्री। ठीक है, और म्यू ए जी हम लोग को निकालना था। ठीक है, और साइन 49 था क्रिटिकल एंगल, सॉरी साइन 49 बोलते हैं साइन 42। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था क्रिटिकल एंगल के बराबर था, जो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू था 42, तो साइन 42 बाय साइन 90 हम लोग लिखे थे। इसका वैल्यू आया था साइन 42 के बराबर, क्योंकि साइन 90 1 के बराबर होता है, तो साइन 42 बाय 1 इज इक्वल टू क्या कहते हैं, साइन 42 का अब वैल्यू क्या था, अगर हम लोग टेबल से देखे थे तो टेबल से हम लोग पास साइन 42 का वैल्यू निकल के आ रहा था 2/3। ठीक है, कैसे आ रहा था, अब देखो साइन 42 का वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हम लोग 2/3 कैसे कैलकुलेट किए, साइन 42 इज इक्वल टू 2/3, ये कैसे आया ये हम बताते हैं तुमको। देखो अभी क्या है, ग्लास में, ठीक है, ग्लास में क्या कहते हैं, स्पीड कितना होता है लाइट का, 200 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, 2 × 10⁸। ठीक है, मान लेते हैं। और फिर एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड और 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 निकल के आ गया तुमको जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आया 2/3 विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास के कंपैरिजन में। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कंपेयर करें अगर अब यहाँ कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है, इस चीज़ को सर समझ लो। ये 2/3 का एग्जैक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो इसका मतलब ये हुआ ना यार कि क्या कहते हैं, एयर में, ठीक है, एयर में तुमको जाके एयर में जो लाइट है ना, रे ऑफ लाइट, वो 2/3 गुना ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है, राइट, एज कंपेयर टू क्या कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब क्या हुआ कि देखो मान लेते हैं ग्लास में, ठीक है, ग्लास में x मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड पे ट्रैवल करता है लाइट। ठीक है, x मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड पे ट्रैवल करता है लाइट एक टाइम के लिए मान लेते हैं। ठीक है, तो एयर में उसका 2/3 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि मान लेते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या आता है कि अगर मान लो, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है लाइट का, ठीक है, अब 100 मीटर पर सेकेंड है नहीं, हम एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं आसानी से समझाने के लिए। 100 मीटर पर सेकेंड है अगर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मान लेते हैं किसमें, तुमको जाके ग्लास में। ठीक है, तो इसका 2/3 कितना हुआ, 0.66, राइट, अगर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो। ठीक है, तो 0.66 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है लाइट, ठीक है, एयर में एज कम्पेयर टू ग्लास। मतलब ग्लास में अगर x स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो 0.66 मल्टीप्लाइड बाय x के स्पीड से वो एयर में ट्रैवल करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड को।
देखो तो हम क्या बोल रहे थे कि मान लेते हैं x मीटर्स पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो एयर में उसका स्पीड होगा 0.66 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड, या फिर तुमको जाके इसको एज्यूम कर सकते हैं कि 2/3 इंटू एक्स मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये कुछ सिनेरियो आता है, ठीक है। इतना हम सिंप्लीफाई करके समझा दिए कि हाँ इसका स्पीड का रिलेशन क्या है, नहीं है ना। तो थोड़ा साफ सफाई अगर किया जाए यहाँ पे, देखो अब एक चीज़ क्या आता है यार, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोग क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे कल, की भैया ए जी म्यू ऑफ 1 अपॉन या 1 बाय म्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो इसमें हम लोग को आ रहा था भैया 2/3, ठीक है। तो वही चीज़ आ गया। अगर इसको हम फर्दर मोड लिखे 2/3 क्या है यहाँ पे, अगर सब्सटीट्यूट करके लाते हैं तो sin 42, ठीक है। तो 1 बाय म्यू ए जी इज इक्वल टू साइन आई सी या साइन थीटा, जो भी मान लो, ठीक है, या फिर हम sin 42 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था। अब यहाँ पे तुम एक देखो, तुमको एक अच्छा सा शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नहीं, लॉ है यार, यहाँ पे ट्रिक का बात क्या है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन को यूज़ करना, ठीक है। देखो लॉ ऑफ कैंसिलेशन क्या कहता है कि अगर दो इक्वेशंस दिया हुआ है अपने पास, एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और अपना एक इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वैल्यूज़ को क्या कहते हैं हम लोग निकालने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये वाला, मतलब पहला वाला इक्वेशन का न्यूमरेटर को दूसरा वाला इक्वेशन के डिनोमिनेटर से, और पहला वाला इक्वेशन का डिनोमिनेटर को दूसरा वाला इक्वेशन के न्यूमरेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से अगर इसको हम इधर ले जाते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन से बेचते हैं इधर, तो सबको पता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा 1 बाय साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू ए जी, ठीक है। 1 बाय साइन आई सी, 1 बाय साइन थीटा ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू ए जी, और वॉट एवर तुम एयर वाटर ले लो, कुछ भी, कोई भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया को ले लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रिलेशन या फॉर्मूला बन के आता है अपने पास, ठीक है। ये था। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर वाला। इसमें वाटर वाले में क्या है, देखो उसमें भी कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। उसमें भी कुछ देखो, अब जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। एयर में कितना है स्पीड, लाइट का 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और वाटर में अपना तुमको जाएगा भैया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, 225 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम 3 को यहाँ 10⁻18 में कैंसिल आउट, ठीक है, 3/2.25, ठीक है। इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों हम डेसिमल उड़ाएंगे यहाँ से, ये यहाँ पे 2 जीरो ऐड ऑन हो जाएगा, 300/225, राइट। तो 300 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, देखो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ फैक्टर्स कुछ निकल के आता है इसका 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब आता है यहाँ पे 225 का, देख लो 225 1 225 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। यहाँ पे 75 बार में, फिर 3 ले लो, 3 से हम लेंगे 3 3 5 5 5। यहाँ पे देखो ये दोनों 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ एक 3 कैंसिल आउट, एक 3, यहाँ टोटल आता है निकल के आके अपना 4/3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है वाटर का रिस्पेक्ट टू एयर 4/3, ठीक है। कि मतलब क्या है कि एयर में क्या कहते हैं, जो रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है वाटर के कंपैरिजन में, वो 4/3 होता है। 4/3 नहीं, मतलब 4/3 इंटू एक्स, मतलब हम पहले भी समझा एक्स का कॉन्सेप्ट, कि मान लेते हैं कि अगर x मीटर्स पर सेकेंड है स्पीड, क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट का वाटर के अंदर, ठीक है। तो क्या कहते हैं रे ऑफ लाइट का स्पीड एयर में कुछ ये होगा, अगर वाटर से कंपेयर करें तो ये आएगा 4/3 ऑफ x, ठीक है।
मतलब वाटर में रे ऑफ लाइट का स्पीड है 4/3 ऑफ एक्स। 4/3 ऑफ एक्स मतलब एक्स क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो वो 4/3 टाइम्स एक्स, 4/3 टाइम्स एक्स, मतलब 4/3 गुना ज़्यादा स्पीड में इसे ट्रैवल करता है लाइट। अब 4/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आता है, ठीक है, 1.33 कुछ आ रहा है ना। तो 1.33 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है लाइट उसके अंदर, एयर के अंदर, एज कम्पेयर टू वाटर, और 1.33 टाइम्स स्लोअर ट्रैवल करता है रे ऑफ लाइट वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। इतना ये फंडा क्लियर है। अब देखो बहुत अच्छा सा तुम हो जाकर टॉपिक शुरू करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा भी आएगा इसमें, है ना। तो देखो समझते हैं क्या सिनेरियो है। देखो यार समझने का क्या सिनेरियो, हाँ उससे पहले रुको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को खत्म करने से पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल को समझ लेते हैं। ये तो छूट ही रहा था, ठीक है। देखो पहला फैक्टर आता है, फटाफट कवर करेंगे। पहला फैक्टर आता है तुमको जाके कलर ऑफ लाइट, ठीक है। देखो यार कलर ऑफ लाइट का मतलब क्या हो, कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है तुमको जाके लाइट का वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। वेवलेंथ भैया ज़्यादा होगा तो स्पीड भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, स्पीड भी तुमको जाके ज़्यादा होगा, है ना। और वेवलेंथ भैया अगर कम होगा, है ना, तो भैया तुमको जाके स्पीड भी कम होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, ठीक है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब यहाँ कुछ रेशियो डिफर कर सकता है, राइट, लेकिन हाँ एक चीज़ को समझते हैं। देखो तो सिंपल सा बात क्या आता है, ठीक है, कि मान लो हम क्या है ना, मान लो हम स्पीड को बढ़ा दिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल ही है, मान लेते हैं हम स्पीड को बढ़ा दिए, वेवलेंथ बढ़ गया, ठीक है। अब क्या है, रे ऑफ लाइट का स्पीड बढ़ गया है, तो क्या है अब स्पीड बढ़ गया है तो तुमको जाके यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मान लो रे ऑफ लाइट का स्पीड तुमको जाके बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देखो हम देखो एक वेव फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं, बोलने से खाली कुछ नहीं होगा। वेव फॉर्म के अगर देखा जाए तो वेवलेंथ जब बढ़ता है यार, सिंपल सा बात है, स्पीड भी बढ़ जाता है लाइट का, ठीक है, लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ गया तो इसका उस पर क्या असर पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। देखो मान लेते हैं एयर में स्पीड है तुमको जाके 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, इतना पता है सबको। और मान लेते हैं हम ग्लास में तुमको है यहाँ पे कितना 200 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, 200 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड, समझ रहे हो, ऐसा कुछ सिनेरियो है। अब तुम यहाँ पे देखो क्या आता है, अब तुम यहाँ में एक चीज़ देखोगे, तो अगर हम इसका एक रेशियो निकालते हैं 3:2 आता है, विच इज़ 1.5, तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर है 1.5, है ना, ऐसा सिनेरियो है। और 2/3 है ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, विच इज़ 0.66, समझ रहे हो। तो अब यहाँ देखोगे तो ग्लास में यहाँ पे स्पीड है कम एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में कितना है स्पीड भैया, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वाटर का कंपैरिजन करते हैं ग्लास से, तो ग्लास के कंपैरिजन में वाटर का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, वाटर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो देखो क्या आता है। सिंपल होल नंबर रेशियो में अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि वाटर विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे आएगा अपना 300/225। तो इसका हम लोग के पास क्या आ रहा था निकल के 4/3 आ रहा था होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो 4/3 आ रहा था, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करते थे तो क्या आता था, देखो 3 4 1 बार में 3 टाइम्स, यहाँ पे फिर बचता है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, मतलब स्पीड बढ़ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, और यहाँ पे स्पीड कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सा बात है घट जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि जब हम वेवलेंथ बढ़ा देंगे, ठीक है, मीन्स कलर के ऊपर वेवलेंथ डिपेंड करता है, सिंपल सा बात है। तो वेवलेंथ बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, सिंपल सा बात है। मतलब कि जब हम कंपैरिजन करेंगे लाइट का स्पीड का, वट एवर कलर ऑफ लाइट इट इज़, रेड वायलेट वट एवर जो कुछ भी है, तो उसके मुकाबले में एयर का स्पीड डिफर करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, इतना तो सबको पता ही है। दूसरा आता है भैया तुमको जाके फैक्टर है जो कि तुमको जाके वो क्या कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि देखो मान लेते हैं एक ओपन स्पेस है, पूरा एक कॉरिडोर कंसीडर कर लो, एक कॉरिडोर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट एक मान लो है, सोर्स ऑफ लाइट से
सोर्स ऑफ लाइट से हम एक बी ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट, अब देखो तुम बहुत सारा सोर्स ऑफ लाइट्स को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक ट्रिकी बनाते हैं हरकत को, एक तो ऐसे असेंबली या सिस्टम को पूरा ट्रिकी बनाते हैं। देखो मान लेते क्या करते हैं, हम इस कॉरिडोर को 7 चेम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देख रहा 7 चेम्बर्स में इसको डिवाइड कर दिए मान लो, ठीक है। 7 चेम्बर्स में डिवाइड कर दिए। देखो कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 हुआ। इसके बाद यहाँ 5वां चेम्बर, 6ठा चेम्बर और या 7वां चेम्बर बना दिए, है ना। अभी 7 चेम्बर्स बन गया। अब देखो यहाँ चेम्बर्स में क्या सिनेरियो है, ठीक है। हम सब मार्क कर देते हैं। तो एक्चुअली में तो 8 चेम्बर बन गया, सही बारे देखा जाए तो कोई बात है। देखो लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे हर एक जगह हम एक सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस कर दे, मान लो इस चेम्बर के बाहर, इस चेम्बर के बाहर, ठीक है। अरे इतना दूर दूर पे रुको, डिस्टेंस डिफर करेगा ना फिर। अब देखो ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको समझना पड़ेगा कि ये जो सारा हम चेम्बर्स बनाए, ठीक है, 7 चेम्बर्स, इसमें हम देखो हर जगह एक सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस कर दिए, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस कर दिया, अब हर एक सोर्स ऑफ लाइट से हम एक डिफरेंट कलर का रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सारा रे ऑफ लाइट को यहाँ पे हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रे ऑफ लाइट से इंसिडेंट करें, हर एक रे ऑफ लाइट का कलर यहाँ डिफरेंट है। अब देखो डिफरेंट है, अब मान लेते हैं हर एक चेम्बर में टेम्परेचर है अलग अलग, ठीक है। हर एक चेम्बर में टेम्परेचर से अलग अलग, हर एक चेम्बर में टेम्परेचर अलग है। C1 में T1 है, C2 में T2 है, C3 में T3 है, C4 में T4 है, C5 में T5 है, C6 में T6 है और C7 में T7 है, ठीक है। तो हर एक जगह यहाँ पे टेम्परेचर, हर एक कॉरिडोर का हर एक चेम्बर में तुमको जाके स्पीड डिफर करता है और तुमको जाके यहाँ पे टेम्परेचर भी डिफर करता है। अब देखो टेम्परेचर और क्या कहते हैं उसका रिलेशन क्या है, मतलब क्या कहते हैं ये जो है टेम्परेचर और इसका रिलेशन क्या है, क्या नाम है, क्या कहते हैं वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट का, देखो या क्रिटिकल एंगल का। देखो होता क्या है, यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लेते हैं T1 है, ठीक है। T1 और T3 का कंपैरिजन करते हैं। T1 जो है चेम्बर, T1 में कुछ x डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, ठीक है, x डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर T1 में, राइट। और यहाँ पे T3 में तुमको जाके 3x डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 3x डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब तुम यहाँ एक चीज़ देखना क्या आता है ना भाई, कि देखो एक बात को समझो, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है T3 चेम्बर में, सॉरी C3 चेम्बर में, ठीक है। और टेम्परेचर कम कहाँ है C1 चेम्बर में, है ना। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये गिवन वेवलेंथ का, ठीक है। तो ये वाला मान लेते हैं इसका, देखो अगर हम एक टाइम के लिए चलो हम वेवलेंथ को भूल जाते हैं, हर एक रे ऑफ लाइट का कलर सेम है, आगे हमको टेम्परेचर का फैक्टर समझना है ना, वेवलेंथ वाला फैक्टर तो हम लोग पहले ही समझ लिए। तो यहाँ एक चीज़ देखो यार, होता क्या है, C1 चेम्बर में एट टेम्परेचर T1 होगा क्या कि रे ऑफ लाइट का स्पीड क्या कहते हैं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू C3 चेम्बर में। C3 चेम्बर में टेम्परेचर है तुमको जाके T3 विच इज़ 3x डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और चेम्बर C1 में x डिग्री सेंटीग्रेड है T1 मतलब टेम्परेचर T1 जो है x डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है रे ऑफ लाइट का स्पीड होगा तुमको जाके ये कम, ठीक है। और यहाँ पे तुमको जाके होगा ज़्यादा, सॉरी हम इसके पहले उल्टा बोल दिए थे, सॉरी गलती से शायद। लेकिन हाँ तुमको जो C3 चेम्बर होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो लाइट का वेलोसिटी और स्पीड भी उतना ज़्यादा ही होगा। और जहाँ कम है वहाँ पे तुमको जाके क्या कहते हैं कम होगा स्पीड ऑफ लाइट। इसका कारण क्या है, कारण सिंपल से यही है। तुम अगर देखोगे यार 8 क्लास में मैटर चैप्टर पढ़े होगे, ठीक है। तो मैटर चैप्टर में क्या बताया गया था कि भैया गैसेस जो होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है। ये तो लिक्विड का गलती से बना दिया, इतना कम नहीं होता, ठीक है। तो मान लेते हैं गैसियस कंटेनर है, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि भैया टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी टेम्परेचर होता है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कारण से पार्टिकल्स के पास, ठीक है, पार्टिकल्स के पास मोशन के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। पार्टिकल्स के यहाँ देखोगे ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये सब के पास घूमने के लिए, इधर उधर उछल कूद करने के लिए, जिगली मोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है ना। तो वहीं से अगर हम कोई रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, अगर इन पार्टिकल्स के बीच में से, तो तुम अगर देखोगे यार कि उसके पास भी, उस रे ऑफ लाइट को भी पास करने के लिए बहुत ज़्यादा खाली स्पेस पड़ा हुआ है, तो आराम से ज़रा सा भी ठोकर खाए या रुके धुके आराम से अपना पास होके निकल जाएगा। और यहाँ अगर आपको कोई गैशियस जो होगा, गैशियस चेम्बर, जैसे कि इस केस में C1 है, सॉरी C1 बोलते हैं, C3 है, तो उसमें ऑब्वियस सा बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा है, ठीक है, नहीं तो भाई बिना टेम्परेचर बढ़ाए इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन नहीं बढ़ाया जा सकता है ना। उसी तरह ये वाला सिनेरियो है। अब वहीं कोई सॉलिड है भैया, तुमको जाके पूरा आइस क्यूब के अंदर से रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं, तो पूरा एक डिफरेंट मीडिया ही बन गया, सॉलिड एकदम, ठीक है। तो वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन तुमको जाके देखो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट अगर पास भी करेगा तो है ना, शायद कुछ ना कुछ फिनोमेना हो, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, कितना सारा फिनोमेना होगा, ये पार्टिकल से टकरा के इधर उधर। रे ऑफ लाइट, बात का रे ऑफ लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब टाइप करेगा, अनप्रेडिक्टेबल टाइप करेगा, तो कभी सीधा वो रे ऑफ लाइट पास कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंट चीज़ों का एक देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम से भैया तुमको जाके ऑब्वियस सा बात है कि अगर हाँ आइस के अंदर से अगर ट्रांसपेरेंटली पास आउट हो जाता है लाइट हुआ था, लगे रिफ्रैक्ट जरूर होगा, रिफ्रैक्ट तो होगा ही नहीं, वाटर से सॉलिड में घुस रहा है एंड ऑल दैट, तो मीडिया तो चेंज है, अलग अलग है। तो वही बात है कि यहाँ पे वही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर C3 चेंबर में ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कम है, तो रे ऑफ लाइट के पास पाथ फ्री है मूव करने के लिए, खाली जगह है, ठीक है। और यहाँ पे अपना C1 चेंबर में नहीं है वैसा सिनेरियो। C1 में मान लेते हैं x डिग्री सेंटीग्रेड है, -73 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो उस केस में पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत कम है, तो रे ऑफ लाइट भाई अनडेविएटेड या एकदम ऑल्टर तरीके से पास नहीं कर सकता, है ना। तो ये था कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट। अब आते हैं अपना मुद्दे का टॉपिक पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। अब देखो क्या आता है सिनेरियो, ठीक है। अगर तुम देखोगे, मान लो एक सरफेस है, ठीक है, अगेन हम PQ ही मानेंगे उसको, PQ सरफेस है, ठीक है, समझ गए। अब PQ सरफेस जो है ये है बाउंड्री लाइन, एक तरह का सरफेस को बाउंड्री लाइन मानेंगे, जो कि दो मीडियाज़ को सेपरेट कर रहा है आपस में, दो मीडियाज़ के सरफेस को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट को कंसीडर करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट O, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मतलब सोर्स ऑफ लाइट O, ठीक है। यहाँ से हमें एक रे ऑफ लाइट को पास करा है, हाँ। तो देखो सबसे पहले क्या किए, एक सोर्स ऑफ लाइट O को कंसिडर किए, ठीक है हम, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट O जो है ना यार, है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट O से हम एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा एट दिस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट A पे, है ना, पॉइंट A पे।